हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश भाटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं फंडामेंटल के आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहला वाइटल साइंस स्टार्ट किया है। वाइटल साइंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपके वाइटल साइंस का एक पार्ट जो टेम्परेचर था, फर्स्ट वाइटल साइन वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड जो आपका वाइटल साइन है वो है पल्स। ठीक है। तो पल्स क्या होता है, क्या क्या इसकी एबनॉर्मलिटीज होती है, क्या क्या इसकी पल्स टेकिंग जो साइट्स है वो आपकी कौन कौन सी होती है, इन सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पल्स होता क्या है। पल्स अगर मैं बात करूँ तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट होता है, वहां से क्या होता है, ईच हार्ट बीट के दौरान आपका ब्लड क्या होता है, इजेक्ट होता है, वो अओर्टा में पहुंचता है, अओर्टा के थ्रू आपकी डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज तक पहुंचता है। ये ब्लड जैसे ही आपकी अओर्टा आर्टरीज में पहुंचेगा तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल क्या होगा, एक्सेसिव यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट का, यानी कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं तो 70 ml के अराउंड ब्लड आपका क्या होता है, इजेक्ट होता है। उस दौरान क्या होता है, आपकी जो आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ब्लड ये क्या होती है, एक्सपेंड होती है। लेकिन जैसा ही आपका वेंट्रिकल क्या होता है, वापस से रिलैक्सिंग स्टेज के अंदर आता है, तो उस रिलैक्सिंग स्टेज के दौरान ये वापस से क्या हो जाती है, रिकॉइल हो जाती है ड्यू टू हर इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये था पल्स की पल्स होता क्या है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, तो ये क्या होता है, इट इज एन अल्टरनेट रेज एंड रिकॉइल। इट इज अल्टरनेट रेस यानी कि एक्सपेंशन एंड recoil of an artery, recoil of an artery due to left ventricular contraction। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये क्या होता है, आपका एक्सपेंशन एंड रिकॉइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि असेसमेंट ऑफ पल्स। असेसमेंट ऑफ पल्स की अगर मैं बात करूं तो ये किसके थ्रू, थ्रू द पाल्पेशन मेथड और थ्रू द ओस्कल्टेशन मेथड अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। थ्रू पाल्पेशन मेथड और ऑस्कल्टेशन मेथड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। पाल्पेशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी थ्री फिंगर्स इसके अंदर यूज होती है। ठीक है। ये कैसे होता है आपका, विद द यूज ऑफ थ्री फिंगर्स। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ओस्कल्टेशन की तो विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, विद यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसने इन्वेंट किया था, रिने लिनेक ने इन्वेंट किया था 1860 में। रिने लिनेक ने कब किया था, 1816 में इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है। तो इसके अंदर ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है, आपकी हार्ट बीट्स क्या आपको करनी करती है, हियर करनी पड़ती है, मतलब आपको सुननी पड़ती है। तो उसको तो किसके थ्रू करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को अपन कहाँ प्लेस करते हैं, ओवर द हार्ट या मिट्रल एरिया पे अपन उसको प्लेस करते हैं। और देन अपन वहां से क्या सुनते हैं, हार्ट साउंड सुनते हैं। हार्ट साउंड्स को क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर पाल्पेशन मेथड की बात करते हो, थ्री फिंगर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, जहां पे भी एक आर्टरी किसी बोनी प्रोमिनेंस को क्रॉस करती है तो वहां पे अपन इसको इजीली क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि साइट्स ऑफ पल्स असेसमेंट, साइट्स ऑफ पल्स असेसमेंट, साइट्स ऑफ पल्स असेसमेंट। अगर मैं साइट्स की बात करता हूं तो सबसे पहली जो आपकी साइट है वो है रेडियल साइट, यानी कि रेडियल आर्टरी। अगर मैं रेडियल आर्टरी की बात करता हूं तो ये कहाँ पे, आपकी इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के फ्रंट में, इन द साइड ऑफ थंब, आपका जो थंब होता है उसकी साइड में, फ्रंट ऑफ द रिस्ट में अपने को क्या देखने को मिलती है, आपकी रेडियल आर्टरी देखने को मिलती है। जहां पे किसको क्रॉस करती है, आपकी रेडियल बोन को क्रॉस करती है।
वहां से अपन क्या कर सकते हैं, पल्स को असेस कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, रिस्ट ऑफ हैंड टुवर्ड्स द थंब, टुवर्ड्स द थंब अपन क्या करते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर एडल्ट, मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर एडल्ट पेशेंट। एडल्ट पेशेंट के लिए मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाली साइट है वो कौन सी है आपकी, रेडियल आर्टरी। अगर मैं बात करता हूँ एक हेल्दी पर्सन के लिए, फॉर एन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन के लिए अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितनी देर के लिए, काउंट फॉर 30 सेकेंड, देन इसको क्या करते हैं 30 सेकेंड, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कितने से, 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवर ए मिनट कितनी हार्ट रेट चल रही है, कितनी पल्स रेट चल रही है, वो अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर अनहेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या करते हैं, काउंट ओवर ए मिनट, काउंट फॉर कंप्लीट 1 मिनट, कंप्लीट 1 मिनट के लिए अपने को काउंट करनी होती है, कौन सी आपकी, अनहेल्दी पर्सन के लिए, अगर आप रेडियल आर्टरी से क्या कर रहे हो, पल्स को असेस कर रहे हो तो। नेक्स्ट जो आपकी साइट है वो है आपकी एपिकल पल्स, एपिकल पल्स। एपिकल पल्स की बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, सेंट्रल पल्स। इसको सेंट्रल पल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन इसमें ऐसी जगह से पल्स रेट काउंट कर रहे हैं जहां से आपकी पल्स या फिर आपकी हार्ट बीट क्या हो रही है, अराइज हो रही है। अराइज सेंटर क्या होता है आपका, हार्ट होता है, यानी कि सेंट्रल पल्स या एपिकल पल्स की मैं बात करूं तो ये कहां से, ओवर द हार्ट अपने को क्या करनी होती है, ओस्कल्टेट करनी होती है। सेकेंड साइड कौन सा है आपका, एपिकल पल्स या सेंट्रल पल्स। इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है, ओस्कल्टेट, ओस्कल्टेशन ओवर, ओवर मिट्रल एरिया ऑफ हार्ट। ठीक है, ओवर मिट्रल एरिया ऑफ द हार्ट अपने को क्या करना होता है, इसको ओस्कल्टेट करना होता है। अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट एक्यूरेट साइट, मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर पल्स असेसमेंट। ठीक है, ये कैसी होती है, मोस्ट एक्यूरेट साइट होती है, और किसके लिए यूज होती है, मोस्टली चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट्स के लिए मोस्ट कॉमनली असेस की जाती है, मोस्टली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन और इन्फेंट। चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होती है आपकी कौन सी, एपिकल पल्स। अब मैं अगर हम इसमें एग्जैक्ट साइट की बात करता हूं तो ये कहाँ होता है, आपका हार्ट जो सिचुएटेड होता है कहाँ पे होता है, आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, मीडिया स्टाइनम स्पेस में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है, एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इसका जो एपेक्स ऑफ द हार्ट होता है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है। एक डायग्रामेटिक अगर अपन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि मान लिया जाए आपका ये क्या है, स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम। ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूँ स्टर्नम से अटैच ये क्या है, आपकी रिब्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, ये फिर एक ऊपर और बना देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी रिब्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्लेविकल बोन, ये कहाँ होती है आपके, मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, कौन सी, क्लेविकल बोन। ये कौन सी होगी, क्लेविकल बोन होगी। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन इंटरकोस्टल स्पेस की, तो ये क्या होता है, दो रिब्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ये कौन सी रिब थी आपकी, फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड हो गई, दैट वन इज थर्ड रिब, फोर्थ फिफ्थ सिक्स
एंड सेवंथ रिब। मान लीजिए ये 7 रिब है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस किस किस के बीच का होगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो रिब के बीच का स्पेस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सा होगा, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, आईसीएस से इंडिकेट कर देते हैं इसको, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरीके से अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड के बीच में कौन सा आईसीएस होगा, आपका सेकंड। अगर अपन कंटिन्यूशन में बात करते हैं तो फिफ्थ इंटरकोस्टल कौन कौन सा होगा, आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब अपन ने बात करी, अगर मैं साइड की बात करता हूँ, आपके हार्ट का जो मिट्रल एरिया या एपिकल जो एरिया होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका हार्ट इस तरीके से थोड़ा सिचुएटेड होता है, ठीक है। अगर अपन बात कर लेते हैं, ये आपका मान लिया जैसे कि क्या है, हार्ट हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका मिट्रल एरिया, मिट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। इसके क्लोज होने की वजह से जो साउंड्स डेवलप हो रही है, लव एंड डब जो आपको हार्ट साउंड्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपन ऑस्कल्टेट करते हैं। तो इसमें जो एग्जैक्ट अपन बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये आपकी क्लेविकल बोन होगी। तो क्लेविकल बोन के अगर अपन एक मिड से क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने आपके क्लेविकल से क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या कर ली मैंने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब हम एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गई आपकी इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये क्या होगी, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी जहां पे आप क्या करते हो, एपिकल पल्स को असेस कर सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट साइट होती है आपकी, ऑस्कल्टेट कर सकते हो उसको थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो अपन को जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है वो कहाँ प्लेस करना है, आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड एंड मिड क्लेविकुलर लाइन पे अपने को क्या करना है, प्लेस करना है फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास में जो क्लाइंट आया है वो कोई बच्चा है, यानी कि वो चिल्ड्रन है, या फिर वो कोई इन्फेंट है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो ऐसे स्पेशल केसेस में क्या हो जाता है, आपका जो मिट्रल वॉल होता है वो क्या होता है, थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यानी कि वो कहाँ ऑस्कल्टेट कर पाएंगे अपन उसको, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में क्यों कर पाएंगे, जैसे कि मैं बात करूं प्रेग्नेंट लेडी की, तो उसमें क्या होता है, जो ग्रोविंग यूट्रस जो होता है वो क्या कर देता है, आपके डायफ्राम पे अपवर्ड प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम अपवर्ड शिफ्ट होता है। अपवर्ड अगर डायफ्राम शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से वो हार्ट भी क्या कर देगा, उसको अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। अपवर्ड अगर शिफ्ट करेगा तो ये जो मिट्रल एरिया ये कहाँ चला जाएगा, आपके फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर चला जाएगा, जहां से फिर अपने को हार्ट साउंड्स क्या करनी पड़ेंगी, ऑस्कल्टेट करनी पड़ेंगी। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेंट या चिल्ड्रन, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बाकी चीजें वही, लेफ्ट साइड एंड मिड क्लेविकुलर लाइन पे अपने को क्या करना है, असेस करना है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनमें क्या होता है, उनके हार्ट का साइज थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से भी आपका मिट्रल एरिया जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, उनके अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एपिकल पल्स के बारे में बातें, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट रिलायबल साइट होती है, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए मोस्टली यूज की जाती है, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपके लेफ्ट साइड में, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इसको क्या कर सकते हो आप, ऑस्कल्टेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ प्रेगनेंसी, इन्फेंट या चिल्ड्रन की बात करें तो कहाँ पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा हार्ट साउंड्स को। अगर थर्ड अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपकी पल्स टेकिंग जो साइट है वो होती है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी की मैं अगर बात करता हूँ तो ये कहाँ होती है, आपकी लेटरल साइड ऑफ द आई में अपने को क्या करना होता है, इसको असेस करना होता है। तो नेक्स्ट कौन सी है आपकी, टेम्पोरल आर्टरी। थर्ड वन इज टेम्पोरल आर्टरी। तो टेम्पोरल आर्टरी के बारे में बात करें तो ये कहाँ होती है आपकी, लेटरल
साइड ऑफ आई ओवर टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, इतनी मोस्ट कॉमनली यूज होती नहीं है। ठीक है, जहाँ टेम्पोरल आर्टरी होती है जो आपकी स्कल की बोन्स को क्या करती है, स्कल को क्या करती है, सप्लाई करती है, तो वहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, पल्स को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ वन, ये हो गई आपकी कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होती है, ड्यूरिंग द एडल्ट सीपीआर अपन क्या करते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। इसको कभी भी काउंट नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन को असेस करने के लिए, कि आपका सर्कुलेशन कंटिन्यू है कि नहीं है, यानी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐसी कंडीशन का पता लगाने के लिए अपने को सिर्फ कैरोटिड आर्टरी को क्या करना होता है, असेस करना होता है। यूज ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर या फिर स्ट्रोक। ठीक है, एडल्ट सीपीआर की कंडीशन में या फिर स्ट्रोक की कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, कैरोटिड आर्टरी को यूज करना होता है। अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ होती है इसकी, आपका जो नेक जो रीजन होता है उसमें जो आपकी मसल्स को होती है वो कौन सी होता है, स्टेनोक्लेडो मास्टोइड मसल्स होती है। ठीक है, तो स्टेनोक्लेडो मास्टोइड मसल्स का जो फोल्ड होता है बाइलेटरली, वहां अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी किसको, आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। तो ये क्या करती है, थ्रू द नेक अपवर्ड क्या करती है, रन करती है थ्रू द फोल्ड ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ठीक है, तो वहां पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इट इज असेस्ड bilaterally of neck between fold of sternocleidomastoid muscle। ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के फोल्ड में अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका इसको क्या नहीं कर सकते, कभी भी इसको असेस ही कर सकते हैं। नेवर काउंट द कैरोटिड आर्टरी पल्स। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी की पल्स को आपको क्या नहीं करना है, कभी भी काउंट नहीं करना है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कि अगर आपने ये कैसे एक इमरजेंसी प्रोसीजर में आपको असेस करना है। ठीक है, सीपीआर कैसा एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। ठीक है, ड्यूरिंग दैट अगर आपने इसको क्या कर दिया, प्रेस करने के लिए प्रेस कर दिया आपने काउंट करने के लिए, तो ओवर 1 मिनट आपने को क्या करना है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो इस 1 मिनट के दौरान आपका जो सर्कुलेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इनकी पेशेंट की कंडीशन जो है और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए अपने को इसको कभी भी क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, असेस करना है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ कितने टाइम के लिए इसको असेस करते हैं, तो 5 to 10 सेकेंड्स के लिए अपने को क्या करना है, इसको असेस करना होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स के लिए अपने को इसको क्या करना है, असेस करना होता है। तो ये बात हो गई कैरोटिड आर्टरी की। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रोक, स्ट्रोक की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से आपका जो टिश्यू लेवल का जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, स्ट्रोक कंडीशन बोलते हैं। तो ये था कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं साइट की, तो नेक्स्ट साइट आपकी है फिफ्थ वन, ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी। अगर मैं ब्रेकियल आर्टरी की बात करता हूं तो ये कब असेस की जाती है, ड्यूरिंग इन्फेंट सीपीआर अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी को असेस करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंट सीपीआर ब्रेकियल पल्स टू बी असेस। ठीक है, आपकी ब्रेकियल पल्स कब असेस की जाती है, ड्यूरिंग इन्फेंट सीपीआर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये क्या हो गया आपका, कहाँ असेस करते हैं, ये आपका जो जस्ट अबो द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के जस्ट अबो साइड में अपना जो एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है वहां पे इसको क्या करना होता है, असेस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसी आपकी बीपी टेकिंग साइट भी होती है। इट इज असेस्ड, इट इज असेस्ड
ओवर एंटीक्यूबाइटल फोसा ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म का कौन सा? एंटीक्यूबाइटल फोसा पे, जहां पे आपकी आर्टरी क्या करती है, क्रॉस करके आगे आके क्या बनाती है, आपकी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में क्या होती है, बाइफरगेट होती है। वहां से अपने को क्या करना होता है, इसको असेस करना होता है। इट इज ऑल्सो ए बीपी टेकिंग साइट। इट इज ए बीपी टेकिंग साइट इन अपर लिम्ब। अगर अपर लिम्ब से अपन क्या कर रहे हैं, बीपी असेसमेंट कर रहे हैं, बीपी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अपने को जो कफ जो है अप्लाई करना है, वो कहाँ करना होता है, एंटीक्यूबाइटल फोसा पे अपने को क्या करना होता है, कफ को अप्लाई करना होता है। कब यूज होती है? इन्फेंट सीपीआर में यूज होती है। अच्छा, इन्फेंट सीपीआर में क्यों यूज होती है, ये मैंने आपको सीपीआर की क्लासेज में अच्छे से बताया। क्योंकि आपकी जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का जो डिपोजिशन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है कहाँ पे, आपके नेक रीजन में। तो इन्फेंट्स के लिए वहां से असेस करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए अपन कहाँ से सर्कुलेशन असेस करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं, असेस करते हैं ड्यूरिंग इन्फेंट सीपीआर और स्ट्रोक की कंडीशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट साइट कौन सी होती है आपकी, तो नेक्स्ट साइट है आपकी फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी की अगर मैं बात करूं, तो ये किसके लिए, आपके चिल्ड्रन सीपीआर या फिर स्ट्रोक की कंडीशन में अपन कौन सी आर्टरी को असेस करते हैं, फीमोरल आर्टरी को। ठीक है, असेस ड्यूरिंग चिल्ड्रन सीपीआर और स्ट्रोक। ठीक है, इस कंडीशन में अपने को कौन सी आर्टरी को असेस करना है, फीमोरल आर्टरी को असेस करना होता है। बात करते हैं लोकेशन की, तो ये कहाँ होती है, बिटवीन इंग्वाइनल फोल्ड। आपका इंग्वाइनल फोल्ड, या फिर मैं बात करूँ प्यूबिक सिम्फाइसिस और इलैक स्पाइन के बीच में जो इंग्वाइनल फोल्ड जो होता है, वहां पे इसको क्या करते हैं, अपन असेस करते हैं, जहां आपकी फीमोरल आर्टरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट इज असेस्ड बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इलैक स्पाइन इन इंग्वाइनल फोल्ड। ठीक है, इंग्वाइनल फोल्ड में अपने को इसको क्या करना होता है, असेस करना होता है। टाइम की बात करूं तो कितने टाइम तक, वही आपका 5 to 10 सेकेंड्स के लिए इसको क्या करना होता है, असेस करना होता है। मैंने बताया था कि सीपीआर कैसी है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सर्कुलेशन को चेक करना है, ना कि अपने को वहां से पल्स को क्या करना है, काउंट करना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फीमोरल आर्टरी के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं साइट की बात करता हूँ, नेक्स्ट साइट है आपकी पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ होती है, जस्ट बिहाइंड द नी जॉइंट। आपके नी जॉइंट के जस्ट बिहाइंड जो आपका पोप्लिटियल फोसा होता है, वहां से जैसे आपकी फिमोरल आर्टरी क्रॉस करके एंटीरियर साइड में आके क्या बनाती है, फिबुलर आर्टरी जो बनाती है। ठीक है, टीबियल आर्टरी या फिर फिबुलर जो आर्टरी बनती है, वहां पे क्या करना होता है, इसको अपने को असेस करना होता है। अगर मैं बात करूँ लोअर लिम्ब से, अगर आप क्या कर रहे हो, बीपी का मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपको कफ कहाँ अप्लाई करना होता है, पोप्लिटियल फोसा पे क्या करना होता है, कफ का अप्लाई करना होता है। तो पोप्लिटियल आर्टरी कहाँ होती है, एट पोप्लिटियल फोसा बिहाइंड नी जॉइंट। नी जॉइंट के बिहाइंड अपने को इसको क्या करना होता है, असेस करना होता है। नेक्स्ट अगर इसका इंपॉर्टेंट इंप्रेशन क्या था यहाँ पे, कि बीपी टेकिंग साइट इन बीपी मेजरमेंट एट लोअर लिम्ब। अगर आप लोअर लिम्ब से क्या कर रहे हो, बीपी का असेसमेंट कर रहे हो,
तो वहां पे आपको कफ को अप्लाई कहाँ करना है, पोप्लीटियल आर्टरी पे अपने को क्या करना होता है, कफ को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं साइट की बात करता हूं तो यहाँ पे है आपकी डोर्सल स्पेडिस। ठीक है, डोर्सल स्पेडिस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मोस्ट डिस्टल पल्स होती है, जो आपके टो पे, आपका जो लेग का जो टो होता है उसके जस्ट नियर बाई इसको क्या करना होता है, अपने को असेस करना होता है। एंटीरियर साइड ऑफ द टो में इसको क्या करना होता है, असेस करना होता है। मोस्ट डिस्टल पल्स होती है ये। इसके बारे में यही क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट डिस्टल पल्स कौन सी होती है, डोर्सल स्पेडिस आर्टरी वाली पल्स जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डिस्टल पल्स ऑफ बॉडी। अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो ये कहाँ होती है, इन एंटीरियर साइड ऑफ टो। एंटीरियर साइड ऑफ टो में इसको क्या करना होता है, अपने को असेस करना होता है। लास्ट वन है आपकी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट साइड कौन सी है, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, इसके बारे में बात करता हूं तो ये क्या होती है आपकी, जस्ट नियर बाय द मीडियन मेल्युलस। जो आपका मीडियन मेल्युलस जो पार्ट होता है उसके जस्ट बिहाइंड या फिर जस्ट बिलो क्या होती है आपकी टीबियल आर्टरी होती है, जहां पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे जस्ट बिलो और बिहाइंड द मीडियन मेल्युलस ऑफ फुट। फुट का जो आपका मीडियन मेल्युलस होता है उसके जस्ट बिहाइंड या जस्ट बिलो अपने को क्या करना होता है, इसको असेस करना होता है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी बीपी सॉरी पल्स असेसमेंट साइट्स के बारे में। टोटल 9 साइट्स हैं आपकी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हेड टू टो की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली आपकी जो साइट होती है टेम्पोरल, बाइलेटरली होती है। जस्ट लेटरल साइड ऑफ द आई में टेम्पोरल बोन पे अपन इसको क्या करते हैं, असेस करना होता है। सेकंड वन अगर मैं बात करता हूँ कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी के बारे में अगर मैंने बात करी तो किसमें, एडल्ट सीपीआर में यूज होती है। कभी भी इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, और ये 5 to 10 सेकेंड्स तक अपने को असेस करना होता है। कहाँ करते हैं, नेक के बाइलेटरल रीजन में, जो आपकी स्टेनोक्लेडो मसल्स का जो फोल्ड होता है वहां पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं साइट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी आपकी एपिकल पल्स या फिर सेंट्रल पल्स मोस्ट एक्यूरेट साइट होती है। चिल्ड्रन या फिर एडल्ट सॉरी इन्फेंट के लिए यहाँ पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि कहाँ कहाँ कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस में अपन इसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रेडियल आर्टरी, मोस्ट कॉमनली यूज होती है किसके लिए, एडल्ट के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज होता है किसमें, एडल्ट के लिए। और इसको कितने टाइम तक अपन काउंट कर सकते हैं ये मैंने बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेकियल के लिए। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी की अगर बात करें तो एंटी क्यूबाइटल फोसा पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और बात करते हैं तो कहाँ पे आपके इन्फेंट सीपीआर में यूज होती है, कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी किसके, आपके चिल्ड्रन सीपीआर में क्या होती है, यूज होती है। और कहाँ होती है, बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इलाइक स्पाइन के बीच में से जो आपका इंग्वाइनल फोल्ड होता है वहां पे आपकी फीमोरल आर्टरी रन करती है, वहां पर इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पे आपका पोप्लीटियल जो फोसा होता है, जहां से क्या करती है आपकी फीमोरल जो आर्टरी होती है वो क्रॉस करके एंटीरियर साइड ऑफ द लेग में आके कौन कौन सी टीबियल आर्टरी और फिबुलर आर्टरी क्या करती है, बनाती है। वहां पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। लोअर लिम्स में क्या होता है, बीपी टेकिंग साइट भी होता है। नेक्स्ट आपका डोर्सल स्पेडिस मोस्ट डिस्टल पल्स होती है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द टो में अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। लास्ट वन अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द मीडियन मेलुलस क्या कर सकते हैं, इसको अपन असेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके 5 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी पल्स के। पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है आपका रेट, दूसरा है आपका रिदम, थर्ड वन इज वॉल्यूम, फोर्थ वन इज टेंशन,
फिफ्थ वन इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या फिर क्वालिटी ऑफ पल्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर क्वालिटी ऑफ द पल्स, सबके बारे में अपन एक एक के बारे में करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेट। तो रेट क्या होता है? अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट ऑफ द पल्स क्या होता है? ओवर 1 मिनट आपकी हार्ट बीट कितनी है या फिर पल्स रेट कितना है ओवर 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ पल्स को अपन क्या बोलते हैं? पल्स रेट। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ पल्स ओवर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ पल्स को अपन क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे वेरिएशंस की, तो अलग अलग जगह पे अगर बात करते हैं नॉर्मल, पहले नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल कितनी होती है हार्ट रेट आपकी? 60 to 100, 60 to 100 बीट पर मिनट आपकी क्या होती है? नॉर्मल हार्ट रेट होती है। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर लेस देन 60 की बात करते हैं, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट अगर है तो इस कंडीशन को क्या नाम देंगे? ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया। अगर बात करते हैं ग्रेटर देन 120 बीट्स पर मिनट अगर आपकी हार्ट रेट है तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे? टैकीकार्डिया। उस कंडीशन को क्या नाम देंगे? टैकीकार्डिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वेरिएशंस क्या क्या है, वेरिएशंस इन रेट, वेरिएशन इन रेट। सबसे पहले वेरिएशन की बात करते हैं अपन यहाँ पे एज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे अपन बात करेंगे? सबसे पहले एज के बेसिस पे। अगर एज की बेसिस पे मैं बात करता हूँ तो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ सबसे ज्यादा हार्ट रेट देखने को मिलती है, देन ओल्ड एज में सबसे कम आपकी हार्ट रेट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हार्ट रेट कितनी होती है आपकी? 140 टू 160 हार्ट रेट क्या होती है आपकी? होती है। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में? 140 से 160 बीट्स पर मिनट। बात करते हैं एट बर्थ। एट बर्थ अगर मैं बात करता हूं तो कितनी? 120 टू 140 बीट्स पर मिनट क्या होती है आपकी हार्ट रेट नॉर्मली देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एट 10 ईयर्स, 10 साल के बच्चे की अगर बात करते हैं तो इसमें कितनी आपकी? अराउंड 80 टू 110 बीट्स पर मिनट आपकी नॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलेगी। एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितनी? 80, 60 टू 80 बीट्स पर मिनट आपकी देखने को मिलेगी क्या? हार्ट रेट। ओल्ड एज की अगर बात करते हैं तो कितनी होगी आपकी? 60 टू 70 बीट्स पर मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और वेरिएंस रेट के होते हैं यहाँ पे, जैसे कि इनडाइजेशन की कंडीशन में। इन कंडीशन ऑफ, इन केस ऑफ इनडाइजेशन, अगर मैं इनडाइजेशन की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग इनडाइजेशन आपकी सेल्स तक क्या नहीं पहुंच पाएंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो उनके मेटाबॉलिक डिमांड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका हंगर सेंटर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। हंगर सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए अब यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम करे तो कौन करे? ब्लड। और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? यानी कि ब्लड को कौन फ्लो करवा रहा है? वो कौन करवा रहा है? आपका हार्ट करवा रहा है। तो अब हार्ट क्या करेगा? अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब हार्ट अपनी एक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इंक्रीज कर सकता है। तो इनडाइजेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जेंडर की बात। ठीक है, जेंडर, अगर जेंडर के बेसिस पे देखा जाए तो आपके नेम्स ने 80-20 लगा रखा है जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, नर्सेज के रिक्रूटमेंट में, जो कि बहुत ही गलत है। अपन बात करते हैं जेंडर की। जेंडर के अंदर अगर पल्स रेट की बात करते हैं तो फीमेल का जो पल्स रेट है वो ज्यादा होता है किससे? मेल से। इसके पीछे रीजन क्या होता है? एक तो जो फीमेल का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर की होती है मोस्टली फीमेल। ठीक है,
और सेकंड अगर मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर जो हार्मोनल जो इन्फ्लुएंस या हार्मोनल जो चेंजेस है वो क्या होते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं उनके चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट क्या देखने को मिलता है, स्लाइटली ज्यादा देखने को मिलता है किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं हॉट एप्लीकेशन की, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आपका जो हॉट एप्लीकेशन है वो क्या कर देता है, आपकी सेल्स की मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ गई तो उनमें यूज होने वाले न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या चाहिए अपने को, ज्यादा चाहिए। और ये सब चीजें किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू। और ब्लड को कौन पंप कर रहा है, आपका हार्ट। तो हार्ट को अपनी एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ा देनी होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नारकोटिक्स का यूज अगर कोई कर रहा है, यूज ऑफ नारकोटिक्स, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग स्लीपिंग, तो आपकी हार्ट रेट कैसे देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज में हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पोस्चर की, अगर पोस्चर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे ज्यादा हार्ट रेट देखने को मिलेगी, इसके कंपैरिजन में सिटिंग में। एंड देन सबसे कम किस में मिलेगी, स्लीपिंग या लाई डाउन वाली जो पोस्चर होता है उसमें सबसे कम हार्ट रेट देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे ज्यादा, देन सिटिंग, एंड देन लाई डाउन। ये ऑर्डर हो गया आपका पोस्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए अपने रेट की, तो रेट क्या था, नंबर ऑफ पल्स ओवर 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ पल्स को क्या बोल रहे थे अपन, हार्ट रेट बोल रहे थे। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये किसके लिए होता है, एडल्ट के लिए। अगर अपन बात करते हैं लेस देन 60 है तो ब्रेडिकार्डिया, और अगर ग्रेटर देन 120 बीट्स पर मिनट है तो उसको क्या बोल रहे हैं, टेकिकार्डिया। उसके बाद में अपने वेरिएशन देखे, वेरिएशन में सबसे पहले एज रिलेटेड वेरिएशन देखे अपन ने, ठीक है। एज रिलेटेड वेरिएशन की अगर बात करें तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हार्ट रेट क्या होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट बर्थ की, अगर मैं बात करता हूँ तो क्या 120 to 140 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है। एट 10 ईयर देखें तो 80 to 110। इसी तरीके से अगर बात करते हैं जेंडर के बेसिस पे, तो मेल फीमेल का जो हार्ट रेट है वो ज्यादा देखने को मिलता है किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। इंडाइजेशन में हार्ट रेट ज्यादा होती है क्योंकि आपका जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो प्रॉपर एडिक्वेट नहीं होती है। यूज ऑफ नार्कोटिक्स में हार्ट रेट कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाता है, आपका पोस्चर की बात करें तो स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे ज्यादा हार्ट रेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिदम। सेकंड जो आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स है वो क्या है, रिदम। रिदम की अगर मैं बात करूं तो रिदम क्या होता है, रेगुलरिटी ऑफ द पल्स। रेगुलरिटी ऑफ द पल्स, कितनी रेगुलर है या इरेगुलर है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रिदम के बारे में, ठीक है। दो पल्स के बीच का जो रिदम है वो कैसा है, दो पल्स के बीच का जो वेरिएशन है वो कैसा है, ठीक है। सेकंड जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रिदम। अगर मैं रिदम की बात करता हूँ तो ये क्या है, रेगुलरिटी ऑफ द बीट। रेगुलरिटी ऑफ द बीट, आपकी हार्ट बीट्स की रेगुलरिटी कैसी है, उसको कौन इंडिकेट करता है, रिदम इंडिकेट करता है। या फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, एबनॉर्मलिटीज। सबसे पहला है आपका पल्स डेफिसिट। पहला ही पहला एबनॉर्मलिटी कौन सा है, पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट की अगर मैं बात करूं, काफी कॉमन वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, पल्स डेफिसिट देते हैं। ऑब्वियसली आपकी जो सेंट्रल पल्स है वो ज्यादा मिलेगी किसके कंपैरिजन में, रेडियल पल्स के बीच में। तो ये जो बीच में जो मिस हुई पल्स होती है इनको क्या नाम दिया अपन ने, पल्स डेफिसिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, इट इज द
डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। ठीक है, एपिकल और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं अपन? पल्स डेफिसिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में जहां आपकी सेंट्रल पल्स जैसे अराइज होती है और वो कहाँ तक पहुंचती है, आपकी रेडियल आर्टरी तक पहुंचती है, तो उस बीच में क्या हो जाता है, कुछ एक जो आपकी पल्स होती है वो क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पल्स डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड कंडीशन है डाइक्रोटिक पल्स। अगर डायक्रोटिक पल्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक ही हार्ट बीट के दौरान दो पल्सेशन फील होती है। एक ही हार्ट बीट के दौरान कैसी? दो पल्सेशन अपने को वहां पे फील होती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम दिया? डायक्रोटिक पल्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर मैं बात करूं प्रेगनेंसी को अपन एग्जांपल्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, फीलिंग ऑफ टू पल्सेशन इन वन हार्ट बीट। एक ही हार्ट बीट के दौरान अपने को कैसी दो पल्सेशन अगर आपको फील हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम दिया आपने? डाइक्रोटिक पल्स। ठीक है, ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलता है आपको? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे कंडीशन देखने को मिलती है आपको? डाइक्रोटिक पल्स वहां पे अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है साइनस एरिथमिया। थर्ड वन इज साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया की बात करो तो ऐसे कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन आपकी हार्ट रेट जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आपकी जो रिदम है वो कम हो जाती है, और एक्सपीरेशन के दौरान आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये हार्ट रेट का कम होना बढ़ जाना क्या है? एरिथम है, यानी कि इसकी रिदम क्या हो गई, यहाँ पे बिगड़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जैसे ही आपने क्या किया, इंस्पिरेशन किया, तो आपकी चेस्ट कैविटी का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से आपके हार्ट की वॉल्स पे पड़ने वाला प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आपकी हार्ट की वॉल्स पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, यानी कि उनमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ एक पल्स अपने को इंस्पिरेशन के दौरान कम मिलेंगी और एक्सपिरेशन के दौरान ज्यादा मिलेंगी। तो ये क्या होता है, डिक्रीज इन पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑफ एयर एंड इंक्रीज इन पल्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन? साइनस एरिथमिया नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अपन किसकी तीनों के तीनों किसकी बात होगी, आपकी रिदम की। ठीक है, रिदम के अंदर कोई गड़बड़ी है तो उसको क्या नाम देंगे अपन? एरिथमिया नाम देंगे। ठीक है, पल्स डेफिसिट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऐसी है, डिफरेंस होता है एपिकल और रेडियल पल्स का। डाइक्रोटिक पल्स कौन सी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलेगी? इसमें क्या होगा कि एक ही हार्ट बीट के दौरान आपको दो पल्सेशन फील होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ साइनस एरिथमिया की, तो डिक्रीज इन पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ऑफ पल्स देखने को मिलेगा, एंड एक्सपिरेशन के दौरान क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज इन पल्स देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया था? साइनस एरिथमिया। नेक्स्ट आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो है वॉल्यूम। नेक्स्ट कौन सा है आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? फुलनेस ऑफ एन आर्टरी। एक आर्टरी की फुलनेस, यानी कि आर्टरी के अंदर बहने वाला ब्लड कितना है, वो इंडिकेट करता है किसको? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मोस्टली किसके लिए? क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड के लिए यूज होता है वॉल्यूम वर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरा करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है? फुलनेस ऑफ एन आर्ट, फुलनेस ऑफ एन आर्टरी। एक आर्टरी की फुलनेस को किससे इंडिकेट करते हैं अपन? वॉल्यूम से। या फिर हम बात कर सकते हैं, इसको दूसरा नाम और भी दे सकते हैं, फोर्स ऑफ द ब्लड, फोर्स ऑफ द ब्लड
इन एन आर्टरी, एक आर्टरी के अंदर ब्लड का फोर्स कितना है। अच्छा, ये फोर्स कहाँ से आया? मैंने एक वर्ड आपको डिस्कस किया था, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या होता है? ईच हार्ट बीट के दौरान आपके वेंट्रिकल से इजेक्ट होने वाला ब्लड का अमाउंट होता है। ईच हार्ट बीट में जितना अमाउंट आपका ब्लड का क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसको क्या नाम देते हैं अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है आपका? 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml होता है। अगर आपके हार्ट से निकलने वाला ब्लड का अमाउंट अगर 70 ml है, तब तो उसका वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि फुलनेस ऑफ आर्टरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इस 70 ml से कम ब्लड आपका आर्टरी के अंदर इजेक्ट हो रहा है, अोर्टा के अंदर इजेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को कैसी वीक पल्स आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लो वॉल्यूम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था वॉल्यूम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम की। तो सबसे पहली एबनॉर्मलिटी जो है वो है कौन सी? वाटर हैमर या कोरिगन पल्स। वाटर हैमर या कोरिगन पल्स या फिर कोलैप्सिंग पल्स। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अओर्टिक रीगर्जिटेशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल स्टेज में तो क्या होगा, आपका ब्लड कहाँ पे इजेक्ट हो जाएगा? अओर्टा में। जैसे ही आपका ब्लड का इसमें अओर्टा में इजेक्ट हुआ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फुलनेस ऑफ एन आर्टरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन तभी क्या होगा, सडनली जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आपका आवर्टिक वॉल जो माल फंक्शन है आवर्टिक वॉल का, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ रिगर्जिटेट कर जाएगा? आपके एट्रियम में। ठीक है, तो अब अगर ब्लड कहाँ एट्रियम में रिगर्जिटेट कर गया, तो जो ब्लड का अमाउंट था अओर्टा के अंदर वो क्या जाएगा? कम जाएगा। तो इनिशियली तो आपको फुलनेस ऑफ एन आर्टरी देखने को मिलेगी, लेकिन सडनली वो जो पल्स थी वो क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि उसका वॉल्यूम सडनली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं? वाटर हैमर पल्स, कोरिगन पल्स या फिर कोलैप्सिंग पल्स। ऐसा कब देखने को मिल रहा है? आपके अओर्टिक रीगर्जिटेशन की कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इनिशियली fullness of an artery is followed by a sudden decrease in volume या फिर collapse due to regurgitation। regurgitation की वजह से आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा? सडनली कोलैप्स ऑफ द पल्स आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलता है? aortic regurgitation में आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? वाटर हैमर, कोरिगन या फिर कोलैप्सिंग पल्स आपको वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बाउंडिंग पल्स, सेकंड एबनॉर्मलिटी क्या है आपकी? बाउंडिंग पल्स। अगर आपके स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट ग्रेटर देन 70 है, तो उस कंडीशन में कौन सी पल्स देखने को मिलेगी आपको? बाउंडिंग पल्स, यानी कि एक्स्ट्रा फुलनेस ऑफ द आर्टरी आपको वहां पे क्या होगी? फील होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा फुलनेस ऑफ द आर्टरी क्या होगी वहां पे? आपको फील होगी। एक्स्ट्रा फुलनेस ऑफ आर्टरी ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की बढ़ने की वजह से कैसा आपको एक्स्ट्रा फुलनेस ऑफ आर्टरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल कब कब देखने को मिलेगी, तो ये कब कब देखने को मिलेगी? हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन में। ठीक है, हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन में देखने को मिलेगी, या फिर मैं बोलूँ एनीमिया की कंडीशन में। क्योंकि उसमें भी क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया क्या होता है? ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ब्लड आपका जो हार्ट है वो क्या स्टार्ट कर देगा? एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है टिश्यू के लेवल पे। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना पहुंच नहीं पा रहा है, एनीमिया की कंडीशन है। तो अपना हार्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा? स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ताकि जो आपकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो सके।
जिसकी वजह से वहां पे अपने को कैसी बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। मोस्टली किसमें, हाइपर वोलेमिया की कंडीशन में कैसी पल्स आपको देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाईजेमिनल पल्स। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी आपकी वॉल्यूम की वो है बाईजेमिनल पल्स। इसमें क्या होता है, जो एवरी सेकंड जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, कम देखने को मिलती है, प्री मैच्योर जैसा फील होता है कि इसमें क्या हुआ, रीफिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जो इजेक्ट होने वाला ब्लड है वो क्या होता है उसमें कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन फोर्थ वन इज इसका, सॉरी, वॉल्यूम की जो एबनॉर्मलिटीज था उसमें कंटिन्यूशन में क्या है आपका, नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है बाईजेमिनल पल्स। ठीक है, बाईजेमिनल पल्स में क्या था, एवरी सेकेंड बीट क्या रहेगी आपको, वीक फील होगी ड्यू टू इनसफिशियंट वेंट्रिकुलर रीफिलिंग। ठीक है, एवरी second beat will be weak due to insufficient refilling of लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होगी, कम फिलिंग होगी, जो वीनस रिटर्न है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपके जो वेंट्रिकल के अंदर जो रीफिलिंग हो रही थी ब्लड की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एवरी सेकेंड बीट क्या देखने को मिलेगी, थोड़ी वीक देखने को मिलेगी। ऐसा किस कंडीशन में होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइजेमिनल पल्स के बाद में पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन है पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इसकी कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मैंने आपको रिदम के बारे में जब बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वॉल्यूम के चेंजेस को अपन क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिकल पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के अंदर दौरान अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, या फिर मैं बात करूं आपको फीलिंग ऑफ वीक पल्स, फीलिंग ऑफ वीक पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्योंकि आपके हार्ट की वॉल्स पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है, आपका जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो, यानी कि अमाउंट ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी हार्ट की वॉल्स पे धीरे धीरे प्रेशर गिरना स्टार्ट हो जाता है। कुछ तो कार्डिक टेम्पोनेट की कंडीशन की वजह से, और कुछ आपका इंस्पिरेशन के दौरान जो आपकी कार्डियक कैविटी का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी पेरिकार्डियल फ्लूइड का भी क्या हो रहा है, वहां पे प्रेशर धीरे धीरे आपकी कार्डियक मसल्स पे गिर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर वहां पे क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। एक्सपेंशन अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो आपको वीक पल्स वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि रीफिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्स अल्टरनेंस। ठीक है, वॉल्यूम का ही लास्ट है आपका पल्स अल्टरनेंस। कौन सा है, पल्स अल्टरनेंस। पल्स अल्टरनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, कभी तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, नॉर्मल पल्स देखने को मिलेगी, और कभी इसके अंदर क्या रहेगी, वीक पल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेटली
इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर अल्टरनेटली नॉर्मल पल्स एंड वीक पल्स फील्स ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर की वजह से आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज सीन ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। ठीक है, और अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अल्टरनेटली नॉर्मल एंड वीक पल्स फेल्ट। ठीक है, अल्टरनेटली कैसा, आपको कभी वीक पल्स फील होगी, कभी नॉर्मल पल्स फील होगी। ऐसा क्यों होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है आपका टेंशन। टेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फुलनेस ऑफ आर्टरी या फिर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द आर्टरी क्या होती है? आपकी टेंशन होती है। इसके दो ही एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ठीक है, या तो नॉर्मल टेंशन होगा, या हाई टेंशन होगा, या लो टेंशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है फोर्थ वन इज टेंशन। ये क्या था? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आर्टरी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आर्टरी। एक आर्टरी को आप कितना हद तक, किस हद तक आप क्या कर पा रहे हो? कंप्रेस कर पा रहे हो। अगर बात करता हूँ इसकी वेरिएशंस की, तो इसके अंदर एक होता है लो टेंशन। लो टेंशन अगर है तो मतलब इजी टू कंप्रेस है, इजी टू कंप्रेस, इजी टू कंप्रेस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, वीक या वीक हो गया, वायरी हो गया, थ्रेडी पल्स। इन सब कंडीशंस में कैसा देखने को मिलेगा आपको? लो टेंशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी आर्टरी वो इजीली क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, हाई टेंशन। हाई टेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? हार्ड टू कंप्रेस। हार्ड टू कंप्रेस किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपर वॉल्यूमिया, या फिर मैं बात करूं बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स का जो टेंशन होगा वो कैसा होगा? आपका हाई टेंशन होगा। एंड नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो फिफ्थ वन है वो कौन सा होगा? आपका एम्पलीट्यूड या फिर क्वालिटी ऑफ पल्स। क्वालिटी ऑफ पल्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो अपन क्या करते हैं? ग्रेड देते हैं पल्स को फील करके, पल्स को असेस करके अपन उसको 0 to 4 क्या करते हैं? रेट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ द पल्स। अगर मैं बात करता हूँ जीरो, जीरो का मतलब हो गया नो पल्स या फिर डेथ। ठीक है, नो पल्स या फिर डेथ। अगर आपने उसको रेट किया है +1, +1 का मतलब कैसा हो गया? आपकी थ्रेडी पल्स होगी या फिर वायरी पल्स होगी? थ्रेडी पल्स या वायरी पल्स। ऐसा कब देखने को मिलेगा आपको? हाइपोवोलीमिया, एक्सेसिव ब्लड लॉस। इन सभी कंडीशन में आपको कैसी? थ्रेडी पल्स या वायरी पल्स देखने को मिलेगी। अगर हम बात करता हूँ +2, अगर आपने एम्पलीट्यूड रखा है, +2 अगर आपने उसको रेट किया है, तो उसमें कैसे आपको वाई वीक पल्स देखने को मिलेगी? वीक पल्स जो आपको देखने को मिलेगी। ऐसा किस किस कंडीशन में? वोमिटिंग की कंडीशन में, या फिर मैं बात करूं फीवर की कंडीशन में। इन सभी कंडीशंस में आपको कैसे देखने को मिलेगी? वीक पल्स देखने को मिलेगी। +3 अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है? नॉर्मल पल्स।
नॉर्मल पल्स को इंडिकेट कर रहा है +3 एम्पलीट्यूड। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि नॉर्मल पल्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो कितना होता है आपका +3। अगर मैं बात करता हूँ +4, आपने उसको दिया है कैसा, +4, तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स। और ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में देखने को मिलेगा। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में कौन सी, आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। तो ये था एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स के बारे में। ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में आपका जो सेकंड वाइटल साइन पल्स है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आपने वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।